अब हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सब एक साथ हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सब करने के लिए तुम्हारे को सबसे पहले ये टेबल लर्न कर लेना है। ठीक है, ये टेबल बहुत अच्छे से लर्न कर लो, बहुत 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 ही अच्छे से लर्न कर लो। उसके बाद ही ये वीडियो देखना, समझ में आया? ठीक है, तभी ये वीडियो देखने का मजा है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली। ठीक है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली ऐसा लिखने को बोला है हमारे को। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली। कंपाउंड स्टेटमेंट सबको पता है क्या होता है, दो स्टेटमेंट रहेगी तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, एंड और इफ वगैरह से जुड़ी रहता है। ठीक है, आप सबको क्लियर है कंपाउंड स्टेटमेंट। हाँ, अब उसका हमको क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली। उस स्टेटमेंट को सिम्बॉलिकली लिखो। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे, पहले ही बताया था, हम इंग्लिश नहीं लिखना है हमको। ठीक है, मैथ्स के फॉर्म में उसको कैसे लिख पाएंगे वो हमको पहले लिख के बताना है। इतना सरल सा क्वेश्चन है, मैंने तुमको पहले बता चुका हूँ। पूरे मैथमेटिक्स में इससे ज़्यादा इजी यूनिट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो कितना इजी मैं तुमको बताता हूँ। क्या लिखना है, बात क्लियर हुई? सिम्बॉलिकली, बस ये स्टेटमेंट को हमको क्या लिखना है, सिम्बॉल में बदल देना है। सिम्बॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, यानी मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन, अच्छा दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया हूँ, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली। लेकिन उसका पहला अपन क्या ले रहे हैं, सॉल्ड एग्जाम्पल। ठीक है, सॉल्ड एग्जाम्पल पहले ले रहा हूँ मैं। सॉल्ड एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन है अपना, 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, एंड है, यहाँ पे एंड लगा हुआ। तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, 2 इज एन इवन नंबर, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना, लेट सॉल्यूशन में अपने को सिर्फ इतना करना है, लेट एक पहली स्टेटमेंट को पी मान लेना, लेट पी 2 इज एन इवन नंबर, और दूसरी स्टेटमेंट को क्यू मान लेना। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एंड के बाद ही रहेंगे ना, कनेक्टिव के बाद दूसरी स्टेटमेंट रहती है। ठीक है, कनेक्टिव के बाद, ये कनेक्टिव है अपना, इसके बाद दूसरी 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? दी हुई दोनों स्टेटमेंट को, एक को पी मान लेना है, दूसरे को क्यू मान लेना है। मैंने पहले बता चुका हूँ तुम्हारे को, लॉजिक में स्टेटमेंट को हमको पी क्यू, स्मॉल पी क्यू आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पी क्यू ले लिया अपन ने। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है इसका, सिंबॉलिक फॉर्म जो कि लिखने को बोला है अपने को, यही लिखने को बोला है सिंबॉलिक फॉर्म। देखो कितना इजी है, पी और क्यू स्टेटमेंट है ना, पी और क्यू, तो लिखो पी और क्यू। अब बता, ये दोनों स्टेटमेंट का ऐसे जुड़ी हुई थी, एंड से जुड़े हुआ था, एंड से। तो एंड का सिंबल क्या रहता है, एंड का सिंबल ए रहता है, ए। ठीक है, इसलिए बोला मैंने ये टेबल याद रखो, इसलिए बोला ये देखो एंड का सिंबल ये रहता है, इसलिए बोला ये टेबल याद रखो। समझ में आया? सब कुछ ये टेबल में है। तो एंड का सिंबल लिख दिया मैंने, हो गया पहला क्वेश्चन। बस इतना ही करना है, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, खत्म। दूसरा देखो, दूसरा, आई स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे। आई स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, आई स्कूल इज ओपन देयर इज अ हॉलीडे। तो यहाँ पे बता, आई स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे, तो मैं लेट करके क्या लूंगा, लेट पी, पी आई स्कूल इज ओपन, पहले स्टेटमेंट को क्या ले लूंगा, आई स्कूल इज ओपन, और दूसरे स्टेटमेंट को क्या ले लूंगा, क्यू। तो यहाँ पे कनेक्टिव क्या है रे, और है ना कनेक्टिव, तो इसके बाद जो है वो दूसरा स्टेटमेंट है, देयर इज अ हॉलीडे, देयर इज अ हॉलीडे। ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गई। अब सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है, तो लिखना सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, ये लिखा पी और क्यू, पी और क्यू बताओ कैसे जुड़े हुए, और का सिंबल क्या होता है, वी, वी लिखना है और के लिए। बस हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, इतना सा इजी। अरे कुछ है ही नहीं इससे ज़्यादा इजी, क्या रखा है इसमें, 12वीं के लायक का है ही नहीं। ये मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं क्लास में देने को ना, ये इतना 12वीं में देना पड़ता है क्या यार, इतना चिल्लर। ठीक है, तो इसके बाद का देख लो, इसके बाद का तो ऐसे ही बता देता ना यार मैं, इसमें रखा क्या है, क्या सॉल्व करने की कोई चीज़ है क्या इसके अंदर। ये देखो,
दिल्ली इज इन इंडिया बट ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। अच्छा यहाँ पे नॉट वाला आया तो ये बता ही देता हूँ एक, चलो नॉट वाला आया तो इसमें एक चीज बताना है तुम्हारे को मेरे को। देखो पहला, चलो लेट करके पी, पी किसको लेंगे, दिल्ली इज इन इंडिया, दिल्ली इज इन इंडिया। ए बट आया, बट मैंने तुमको नोट में लिख के दिया, एंड के जगह ए लिखते हैं, एंड का ही कनेक्टिव कौन है, एंड के जैसा ही बट, नाइदर नॉर, आइदर और, वाइल, ये सब मैंने लिख के दिया, ऑल्दो नोट में लिख के दिया हूँ। अगर ये भी आते तो ये हमको क्या समझना है, ये एंड ही है हमारे लिए, तो हम ए लिखेंगे उसके लिए, समझ में आया। ठीक है, पी दिल्ली इज इन इंडिया, और क्यू क्या ले लेंगे, क्यों के ले लेंगे, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। बस यही तुमको बताना था मेरे को कि देखो ढाका इज नॉट इन श्रीलंका लिखा है ना, लेकिन हमको यहाँ पी और क्यू जब लिखते हैं हमको नॉट नहीं लिखना है। कोई भी स्टेटमेंट में अगर नॉट दिया है नॉट नहीं लिखना है, निगेटिव सेंटेंस है हमको पॉजिटिव ही लिखना है, बस इतना ध्यान रखो, पी और क्यू हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ढाका, ढाका इज नॉट नहीं लिखूंगा, ढाका इज इन श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में ढाका है, ढाका शहर का नाम है, श्रीलंका में वो, ठीक है, जैसे दिल्ली है इंडिया में वैसे ढाका होता है, श्रीलंका में शहर है। तो अब ये पी और क्यू लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है मेरे को, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म बताओ, बट भी एंड ही है बताया मैंने, तो पी और एंड के लिए ए बनाते हैं, और क्यू लिखना है। अब यही बताना था मेरे को, या ढाका इज इन श्रीलंका, ये क्यू है ना मेरा, लेकिन मेरा क्यू क्या था, ये रही है नॉट था ना, नॉट मैंने नॉट लगाया क्या यहाँ पे, लिखा क्या नहीं, तो वो नॉट का, नॉट मतलब क्या होता है, नॉट का सिंबल, नॉट का सिंबल, नॉट का सिंबल, नॉट का सिंबल, दिखा क्या, नॉट का सिंबल ये है ये, ठीक है। तो नॉट का सिंबल देने का वहां पर, नॉट का सिंबल देने का यहाँ पर, तो नॉट का सिंबल क्या आएगा ये, और फिर लिखने का क्यू। तो मेरी बात समझ में आ गई, जब भी नॉट का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ नॉट नहीं लिखना, लेकिन यहाँ पे जब लिखोगे सिंबॉलिकली तो वहां पे ऐसा नॉट करके क्यू लिख देना, समझ में आ गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चौथा वाला यहीं पे देख लो, चौथा 3 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इफ एंड ओनली इफ 5 × 4 इज लेस देन इक्वल टू 25। अच्छा, दो स्टेटमेंट है, 3 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और यहाँ पे कनेक्टिव क्या है रे, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कनेक्टिव है, बता चुका मैंने, कनेक्टिव 5, एंड दूसरा, और तीसरा क्या होता है इफ देन, चौथा कौन सा होता है इफ एंड ओनली इफ, जो कि ये दिया हुआ है, और पांचवा नॉट। ठीक है, ये कनेक्टिव है हमारे। तो यहाँ पे कनेक्टिव के पहले, कनेक्टिव के बाद देखना, कनेक्टिव के पहले जो होता है वो पहला स्टेटमेंट, कनेक्टिव के बाद जो होता है वो दूसरा स्टेटमेंट। इतना तो इजी है यार। इसके पहले क्या है, 3 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये लिखा पी ले लिया उसको, 3 + 8 इज ग्रेटर देन 12, और क्यू इसको ले लूंगा, 5 × 4 इज लेस देन 25, इसके बाद वाला 5 × 4 इज इक्वल टू 25, ये ले लिया। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएंगी रे, पी, हाँ अब इसका तुमको पता है ना, याद कर लो बोल रहा हूँ मैं, हाँ ये याद होना ही चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्म पी, डबल एरो आता है, डबल एरो दोनों तरफ, दोनों तरफ डबल एरो आता है, ये देखो डबल एरो। इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या आता है, दोनों साइड पे डबल एरो आता है, समझ गया, ये देख लो इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना पूरा सॉल्व एग्जाम्पल। अब एक्सरसाइज पे जाते हैं, यही क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है बार बार, क्वेश्चन मैंने लिख चुका हूँ। सिंबॉलिक फॉर्म, अपन सिंबॉलिक फॉर्म कर रहे कैसा, अपना टारगेट हमेशा ऐसे ही रहता है, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, 10वीं 12वीं में ऐसे ही पढ़ाता, 10वीं 12वीं में अपन कुछ भी नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, अपना टारगेट रहता 100 आउट ऑफ 100। सॉल्व एग्जाम्पल भी करते अपन, एग्जाम्पल भी करते अपन, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करते अपन, और उसके बाद भी कुछ बच जाता है, कुछ और मिलते इधर उधर से, वो भी देता हूँ मैं। ठीक है, यानी 100 आउट ऑफ 100 की पढ़ाई कराता हूँ, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। तो मेरा बताया हुआ जैसे जैसा फॉलो करोगे तो 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते ना वैसे तुम लोग। अब मैंने बोला ये टेबल अच्छे से याद कर लो, बोल रहा बार बार, ठीक है, ये टेबल अच्छे से याद कर लो, लेकिन मुश्किल से बता रहा ना, 1-2 स्टूडेंट ही वो जो वीडियो भेजा ना पहले वाले, वो देखने के बाद ये याद करके बैठे होंगे, 1-2 ही बैठे होंगे याद करके, गारंटी बता रहा हूँ। बाकी सब डफ्फर जो है ना, बस लिख के छाप के बैठे होंगे और वीडियो देखना चालू कर दिए होंगे, और अभी सोच रहे होंगे कि चलो यार पहले ये याद कर लेते हैं।
ठीक है, वो वीडियो में भी बताया था, ये याद रखना। लेकिन अब याद करने बैठेंगे वो, क्योंकि अब उनको समझ में आएगा, अक्ल आएंगे उनको कि ये जरूरी है। मैं जो चीज़ बता देता ना कि ये अगर ये चीज़ करके रखो, तो वो चीज़ जो करके रख लेता ना, वो ब्राइट स्टूडेंट है, वो लाएंगा 100 आउट ऑफ 100। बाकी सब मूर्ख है जो अपने दिमाग में रखते हैं, हाँ ठीक है कर लेंगे, फिर कर लेते हैं। ऐसे मैं होमवर्क में जब भी बोलता हूँ कि होमवर्क ये जो मैं दे रहा हूँ, इसके पहले जो मैंने सॉल्व कराया वो करो। लेकिन कुछ स्मार्ट रहते हैं, ओवर स्मार्ट नहीं करते ना, डायरेक्ट होमवर्क करने बैठ जाते और फिर बोलते सर हमारा आंसर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, फलाना ढिमकाना। 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं अपन, मजाक थोड़ी है यहाँ पे। जैसा बता रहा वैसा करने को ना, फिर देखो बोला कैसा आंसर नहीं आता। ठीक है, अब एक्सरसाइज का डू होमवर्क करके लिखा मैंने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दूसरा तीसरा तुमको करना है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा देख लो यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा इसका है, पहला दूसरा तीसरा नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसमें कुछ नहीं रखा, आराम से आ जाएगा तुमको। ट्रायंगल इज इन इक्विलेटर और आइसोसेलेस, ये सिर्फ बताना ये है कि देखो ट्रायंगल इज इन इक्विलेटर और आइसोसेलेस, और के बाद क्या लिखा है आइसोसेलेस। अरे तो तुम दो स्टेटमेंट लिखोगे ना, पी और क्यू, तो पी लिखोगे ट्रायंगल इज इन इक्विलेटरल, ठीक है, और क्यू क्या लिखोगे, सिर्फ आइसोसेलेस लिख के छोड़ दोगे क्या। अरे ये ट्रायंगल भाई दोनों के लिए बोला गया है ना, ट्रायंगल इज इन इक्विलेटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ऐसा दूसरा स्टेटमेंट लिखना। पहला स्टेटमेंट ट्रायंगल इज इक्विलेटर और दूसरा क्या लिखोगे, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ट्रायंगल दोनों के लिए। ठीक है, बस यही बताना था और एकदम सिंपल हो जाएगा। द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। द एंगल इज द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ, चलो इफ एंड ओनली इफ छोड़ दो, उसके पहले क्या लिखा है, द एंगल इज राइट एंगल, इसको पी ले लेना। इफ एंड ओनली इफ के बाद क्या लिखा है, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, बस इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री को क्यू ले लेना, बस हो गया, बात खत्म। चौथा और पांचवा मैंने करके बताया हूँ यहाँ पर, और छठवा और सातवां तुम्हारे को होमवर्क है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने जहां जहां बॉक्स बनाया हूँ, जहां जहां बॉक्स बनाया हूँ बिल्कुल ऐसा सिस्टमेटिक लिखना है, और जहां बॉक्स बनाया वही वो होमवर्क करना है। ठीक है, होशियारी नहीं मानना फालतू की कि पहले ये लिख लेते बाद में ये होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ ना, जो सिस्टमेटिक नोट्स वैसे ही बनाना, एकदम जबरदस्त नोट्स बनने को ना, नोट्स पढ़ के पढ़ने की इच्छा होने को ना, एकदम एक्यूरेट नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होना चाहिए। समझ में आएगा, नोट जितने अच्छे होते हैं उतनी अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा पांचवा मैंने बोला मैं बता देता हूँ, तो चौथा पांचवे में कुछ नहीं है, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, बस यही था, नॉट वाला है इसलिए बताना था। अब देखो इसने क्या बोला, एंगल इज नाइदर एक्यूट, ए नाइदर बोला, नाइदर मतलब भी नॉट ही होता ना, लेकिन नॉट नहीं लिखना बताया मैंने पी में। देखो पी में मैंने क्या लिखा, एंगल इज एक्यूट, एंगल इज एक्यूट, एंगल इज के बाद डायरेक्ट एक्यूट लिखा, नाइदर लिखा क्या नहीं, हम इसको नॉट लिखेंगे, निगेशन में नॉट लिखेंगे, सिंबल में। ठीक है, और क्यू वाला भी देखो नॉर ऑब्ट्यूस लिखा है, अबे तो सिर्फ ऑब्ट्यूस लिख के मत छोड़ देना, ये एंगल के लिए, ये एंगल के लिए, एंगल को ही एक्यूट बोला है, एंगल को ही ऑब्ट्यूस बोला है ना, तो सब्जेक्ट तो लिखो, तो एंगल इज एक्यूट लिखे तो आप क्या लिखो, एंगल इज ऑब्ट्यूस, तो एंगल इज ऑब्ट्यूस लिखा मैंने, ये नॉर लिखा क्या, निगेटिव नहीं लिखना यहाँ पे, नहीं लिखा। फिर सिंबॉलिक फॉर्म में देखो, आप सिंबॉलिक फॉर्म में नॉट लगा देना। अच्छा ये एंगल इज एक्यूट, ये सही लिखा क्या मैंने, यहाँ पे नॉट था ना, तो मैंने देखो पी के सामने क्या लगा दिया, नॉट, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव। ठीक है, फिर ये यहाँ पर, अच्छा नाइदर नॉर है, अब तुम ढूंढ रहे होंगे अरे कनेक्टिंग वर्ड का है, अरे भाई नाइदर नॉर के लिए भी एंड ही लगाना है, बताया मैंने, नाइदर नॉर आइदर और बट इफ, बट के लिए इसके लिए एंड ही लगता है, इसलिए एंड लगाया यहाँ पे, समझ में आया, ये एंड का सिंबल ए है। ठीक है, फिर ये वाली भी निगेटिव स्टेटमेंट थी मेरी, निगेटिव, इसके लिए भी नॉट करके क्यों लिखा, आ गया समझ में। ठीक है, उसके बाद पांचवा देख लो, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी देन मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो इफ और देन दिखा क्या, इफ और देन है, यहाँ पर इफ और देन है तो सिंगल एरो लगाते, बताया मैंने, इफ और एन है तो इफ और देन है, तो चलो इफ के बाद क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल एबीसी इज एन राइट एंगल, तो इसको ले लो पी। देखो ट्राइंगल एबीसी इज एन राइट एंगल, पी ले लिया, देन के बाद क्या लिखा हुआ है उसको क्यू ले लो, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, इसको क्यू ले लो, ये पी और क्यू हो गया मेरा। चलो पी और क्यू, इफ देन है तो बस यार है सिंपल, एरो लगा दो, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पी एरो क्यू, खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 चालू करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो सॉल्व एग्जाम्पल पहले लिया हूँ,
क्वेश्चन नंबर 3 अपने किताब का है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अभी तक अपन ने क्या लिखे क्वेश्चन नंबर 2 में, ओनली सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहाँ अपने को ट्रूथ वैल्यू लिखना है। पूरा कार्यक्रम अपन ने बेसिक में वीडियो में ट्रूथ वैल्यू के लिए सीखे। ट्रूथ वैल्यू बोले तो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिया। सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 में था। कंपाउंड स्टेटमेंट, अब एक कंपाउंड स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट रहती, एक सच हो सकती है, एक झूठ हो सकती है। तो ठीक है, उसके लिए अपने को क्या लगता रहे, ट्रूथ टेबल। और ट्रूथ टेबल याद रखने के लिए भी ये लिख के दिया, शॉर्टकट लिख के दिया, वो ये याद होना चाहिए तभी है काम। ये एकदम अच्छे से याद रखो। टी एन टी मतलब एन के टेबल में अगर टी एन टी रहा तो टीच होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखो, टी एन टी रहा तो टी होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। और के टेबल में एफ और एफ, ये और का सिंबल है ना, एफ और एफ रहा तभी एफ होता है, अदरवाइज वो टी होता है। एफ और एफ रहा तब एफ होता है, अदरवाइज वो टी होता है। और इफ देन के सिंबल में टी एरो एफ रहा, सिर्फ और सिर्फ टी एरो एफ, तभी वो एफ होता है, अदरवाइज क्या होता है, वो टी होता है। और इफ देन के इसमें, इफ एंड ओनली इफ के इसमें सेम रहेगा, टी टी रहेगा या एफ एफ रहेगा, सेम रहेगा तो टी लिखना, अदरवाइज क्या लिखना, फॉल्स लिखना। और निगेशन में तो सिंपल है, टी का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन टी, सिंपल है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब तुमको ये लगने वाला है यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नंबर 3 में, अपने को यही लगने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व एग्जाम्पल। अब ये भी कुछ ऐसा मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो पूरा वही है। 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ रेशनल नंबर। चलो एंड पकड़ लिए पट से तुम लोग ने। एंड के पहली स्टेटमेंट है 3 इज अ प्राइम नंबर, ले लो उसको पी ले लो, 3 इज अ प्राइम नंबर। और एंड के बाद दूसरी स्टेटमेंट है 4 इज अ रेशनल नंबर, तो उसको ले लो 4 इज अ रेशनल नंबर, ले लिया। पी और क्यू, सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखना आता है, सिंबॉलिक फॉर्म। पी एंड क्यू लिखना है ना यार, पी एंड का सिंबल ये है, अरे एंड है ना यहाँ पर, तो एंड का सिंबल ये है, पी एंड क्यू हो गया, यहाँ तक तो सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही। अब इसके बाद देखो ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखना है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर टी एंड टी रिस्पेक्टिवली। अब ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखते हैं, पहले दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू बताओ मेरे को, पहले दोनों की ट्रूथ वैल्यू देखना है। 3 इज अ प्राइम नंबर, ये 3 प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है, 3 सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है, इसलिए 3 प्राइम नंबर है। 4 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है रे, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाए ना, वो रेशनल नंबर होता है। तो हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, तो इसी को बोलते हैं पी बाय क्यू फॉर्म। ठीक है, पी बाय क्यू में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसको, तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो 4 को लिख सकते हैं ना अपन पी बाय क्यू में, तो वो ट्रू है। समझ में आया क्या। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रूट के अंदर रहेंगे ना, रूट के अंदर, इसको पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। √6/1 ऐसा बोलोगे तुम, ऐसा नहीं होता रे, √6 की नहीं, बहुत पॉइंट में ऐसी वैल्यू रहती बहुत सारी पॉइंट में, उसको पी बाय क्यू में नहीं लिख सकते, नेचुरल को लिख सकते। तो नेचुरल नंबर रैशनल होता है, लेकिन रूट वाला जो रहता है वो इररेशनल होता है, बता दिया, अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू लिख दिया। ट्रूथ वैल्यू बता, ये प्राइम नंबर है पी, और ये 4 इज अ रैशनल नंबर है। तो पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, टी एंड टी। पहले पी की भी टी है और क्यू की भी क्या है, टी है। रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा, ये एक के बाद एक के लिए रिस्पेक्टिवली लिखते हैं, पी का टी और क्यू का क्या है, टी, दोनों टी टी है। अब बताओ एंड टेबल में दोनों टी रहा तो क्या होता रे, मेरे को पता है अभी तक याद नहीं करोगे, इसलिए मैं बार बार इधर जाता, भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर मेरे को। ये देखो टी एंड टी क्या होता है रे, टी होता ना, अदरवाइज क्या होता, वो फॉल्स होता। टी एंड टी टी होता है, तो टी एंड टी क्या लिखोगे तुम लोग। अब देखो द ट्रूथ वैल्यू लिखना है तुमको, कंपाउंड स्टेटमेंट की लिखना है, हाँ, एक स्टेटमेंट की नहीं, कंपाउंड। एक स्टेटमेंट की टी है, दूसरे की भी टी है, ये तो पता है, तो मिला के क्या होगा, कंपाउंड। द वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज, देखो सिंबॉलिक फॉर्म लिखना, और ये इक्वल का साइन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 लाइन क्यों लगा रहे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, या कोई मैथमेटिक्स तो नहीं है, तो इसको इक्वल दिखाने के लिए 3 लाइन लिखना। ठीक है, टी एंड टी, पी क्या है, ट्रू है, क्यू भी अपना क्या है, ट्रू है, और एन टेबल में टी टी रहा तो क्या होता है, टी होता है। अब भी दिखाया मैंने, याद कर लो, 10 बार बोल रहा हूँ। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या है, टी है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट टी है। ये वाला आंसर लिख देना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ऑल फ्लावर्स आर रेड,
और ऑल काउस आर ब्लैक, सिंपल सा बात है। और दिया यहाँ पे, और के पहले देखो पहला स्टेटमेंट ऑल फ्लावर्स आर रेड, इसको ले लो पी, और ये वाला ऑल काउस आर ब्लैक, इसको ले ले क्यू, ले लिया। पी और क्यू कैसे जुड़ा है, और से जुड़ा है तो वी लिखते हैं। ये देखो वी लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म, समझ गया, सिंबॉलिक फॉर्म वी लिखा। अब मेरे को ट्रूथ वैल्यू बताओ, ऑल फ्लावर्स आर रेड, ये दुनिया में हर फ्लावर रेड होता है क्या? गलत बात है, रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके पी का क्या रहेगा, पी का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। और दूसरा क्यू का देखो, ऑल काउज आर ब्लैक, ऑल काउज आर ब्लैक, ऑल काउज आर, हर काउ ब्लैक होता है क्या? नहीं होता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो देखो पी के लिए हम लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, तो पी का भी फॉल्स है और क्यू का भी क्या है? फॉल्स है ना, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है ना यार, रिस्पेक्टिवली। तो अभी ये टेबल कौन सा देखना पड़ेगा? और का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में और है। तो और में बताओ एफ और एफ, एफ और एफ क्या होता है? एफ और एफ एफ ही होता है, ठीक है। और में यही याद रखना है कि एफ और एफ रहा तो एफ होगा, अदरवाइज क्या होता है? ट्रू होता है। देखो जल्दी से यहाँ पर, ये देखो एफ और एफ रहा तो एफ होता है, अदरवाइज क्या होता है? वो ट्रू होता है। तो अभी तो हमको दोनों एफ है ना, दोनों एफ है तो हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। इसलिए देखो पी भी एफ है, क्यू भी एफ है, तो एफ एफ क्या होता है? एफ होता है, ठीक है। आई आगे बात समझ में? तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र, अगर मुंबई महाराष्ट्र में है देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इफ देन है, इफ, ये इफ है और ये देन है, तो इफ के बाद पहला स्टेटमेंट, देन के बाद दूसरा स्टेटमेंट। मुंबई इज इन महाराष्ट्र, इसको पी ले लेंगे अपन, और देन के बाद दूसरा स्टेटमेंट दिल्ली इज इन कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको क्यू ले लेंगे अपन, ले लिए। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुई उसकी? अरे इफ देन के लिए एरो लगाते हैं, एरो, तो ये लगाया पी एरो क्यू लगाया, लगा दिया। अब दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू बताओ मेरे को। मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में है क्या रे? है ना, महाराष्ट्र में है ना। इसने तो पूरा कोरोना फैला के रखा ना, मुंबई में तो कोरोना पूरा फैला हुआ है। मुंबई की वजह से तो अपना महाराष्ट्र में जल्दी खुल नहीं रहा है महाराष्ट्र, मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना है, ठीक है। मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और अपना भी नागपुर महाराष्ट्र में है, इसलिए अपने को तकलीफ है, ठीक है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, इतना तो पता होगा ना तुम्हारे को, ठीक है। दिल्ली इज तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, दोनों ट्रू है, ठीक है। पहली बात तो इफ देन को क्या लगाते हैं? एरो लगाते, लगा दिया मैंने। अब दोनों ट्रू है, लिख दो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एन क्यू आर टी एन टी, दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है। अब पी एरो क्यू, पी एरो क्यू में, अब बता मेरे को, ये कंडीशनल फॉर्म है, कंडीशनल, कंडीशनल पी एरो क्यू को क्या बोलते हैं? कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्म में इफ देन में बताओ, इफ देन में ट्रूथ टेबल कैसे याद रखने का बताया मैंने? अगर वहां पे टी एफ रहेगा, टी एफ, टी एरो एफ, तभी एफ होता, अदरवाइज पूरे क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे। देखो याद नहीं होगा, पता है मेरे को, ये देख लो इधर, टी एरो ऐप रहेगा तभी ऐप होता है, अदरवाइज पूरे ट्रू होते। तो यहाँ पे ऐसा टी एरो ऐप आया क्या रे अपना? टी एरो ऐप आया क्या? नहीं आया ना यार, टी टी आ गया, तो टी टी आ गया, दिख रहा क्या? टी टी आ गया यहाँ पे, देखो टी ऐप आया क्या? नहीं आया, टी टी आ गया। तो क्या करेंगे अपन, इसका टी एरो टी का टीच होगा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई? टी हो गई। आगे बात समझ में है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट। मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है इफ एंड ओनली इफ सन इज राइजेस इन द वेस्ट। अरे ऐसा कुछ होता है क्या यार? मिल्क तभी वाइट रहेगा जब सन वेस्ट से निकलेगा। अबे सन तो वेस्ट से कभी निकलता ही नहीं है, तो वाइट का लेना देना है क्या? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, मिल्क इज वाइट, ये सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो पहले स्टेटमेंट को मिल्क इज वाइट ले लो पी, और दूसरा स्टेटमेंट इफ के बाद मिलेगा द सन राइजेस इन द वेस्ट, ले लिया दूसरा। चलो सिंबॉलिक फॉर्म पट से लिखो, पी एरो क्यू, पी डबल एरो क्यू लगाए रे? अरे इफ एंड ओनली इफ है ना, तो दोनों साइड पे एरो लगाना पड़ता है। और मैंने जहाँ तुम्हारे को ये लिख के दिया वहाँ पे मैंने बताया बीच में ऐसा डबल लाइन भी लगा सकते हैं अपन, हाँ, इसलिए मैंने एक बार जानबूझ के लगाया कि तुमको याद रहे, एमसीक्यू वगैरह में आ गया तो, ठीक है। ये देखो डबल लाइन भी लगा सकते हैं अपन, दिख गया, डबल लाइन भी लगा सकते हैं अपन, हाँ, तो डबल लाइन लगा दिया। ट्रूथ वैल्यू क्या है रे? पहला पी मैंने बताया सही है, और क्यू क्या है? गलत है। तो पी का ट्रू है, लेकिन क्यू का क्या है? ऐप है, रिस्पेक्टिवली। तो बता पी एरो क्यू, अब पी के लिए टी लिखा और क्यू के लिए क्या लिखा? ऐप लिखा, तो टी ऐप। अब डबल बाय कंडीशनल की याद है तुमको? बाय कंडीशनल, ये डबल एरो को क्या बोलते हैं? बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ में अगर दोनों एफ है और दोनों
टी है, यानी सेम होना चाहिए, दोनों टी रहना चाहिए और दोनों एफ रहना चाहिए, जब उसकी वैल्यू ट्रू होती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। देख लो इधर एक और बार बता दे, देखो दोनों ट्रू रहेगा या दोनों एफ रहेगा तो क्या होता है, ट्रू होता है, अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स। तो अपना दोनों ट्रू है कह रहे, ना दोनों ट्रू है ना दोनों फॉल्स है, तो इसलिए अपना आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, द ट्रू वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज में जाना, क्वेश्चन नंबर 3 देखना वहां पर। तो वहां पे नहीं क्या तुमको सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, सिर्फ एक ये क्वेश्चन में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ईजी है, ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो ये मैंने कर दिया हूँ, बाकी पूरे तुमको करना है। ठीक है, देख लो ये बाकी के पूरे होमवर्क दिया मैंने, सिर्फ एक मैंने बताया हूँ। इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। अब यहाँ पे नहीं क्या, स्टेटमेंट ही एक ही था तो तुम लोग पागल हो जाते, जरे से में थोड़ा सा कुछ हुआ तो तुम लोग पट से पागल हो जाते, इसलिए ये मैंने कर दिया। इट इज नॉट ट्रू दैट, ये सच नहीं है, 5 - 3 इज अ रियल नंबर, तो एक ही स्टेटमेंट है, ये तो सिर्फ लिखा है कि ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है, फिर स्टेटमेंट कहाँ है, स्टेटमेंट तो ये है 5 - 3 इज रियल नंबर, तो इसको स्टेटमेंट ले लो, लेट पी 5 - 3 इज अ रियल नंबर, ले लिया। डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, दूसरा स्टेटमेंट तो है नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म, ए P - 3 इज अ रियल नंबर, लेकिन ये इसने क्या बोला, नहीं है, नॉट लगा यहाँ पे, नहीं है, तो नॉट पी लगाऊंगा मैं, नॉट पी। अब नॉट पी लिखा यहाँ पे मैंने, इक्वल टू नॉट पी, तो ये स्टेटमेंट क्या है, 5 - 3 इज नॉट अ रियल नंबर। अरे लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना यार, ये स्टेटमेंट गलत है ना, ये तो रियल नंबर है ना यार, a - bi बताया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कल भी बताया मैंने, a - bi कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है, तो ये जो p है ये मेरा क्या है, फॉल्स है, समझ में आया। और ये यहाँ निगेशन था तो यहाँ पे भी निगेशन लगाना पड़ेगा, और निगेशन ऑफ f, निगेशन का टेबल याद है, अरे टेबल निगेशन में क्या होता है, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, तो निगेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ट्रू, समझ गया। द ट्रू वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। अब तुमको होमवर्क करना है, डू होमवर्क, लिखा है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में सभी होमवर्क है, सिर्फ चौथा वाला मैंने करा दिया, वहाँ पे सभी होमवर्क है, तो यहाँ तुम लोग देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, ए 4 इज ऑड बोल रहा है, 1 इज प्राइम, तो इसको ले लेंगे p, इसके ले लेंगे q, आ जाएगा आराम से। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जो हमारे जैसे दो का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर हो गया 2 का। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 9 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर किसका हो गया, 3 का, तो 64 परफेक्ट स्क्वायर किसका है ना, 64 8 का है ना रे, 8 का, तो ये सही बोला उसने। ठीक है, 46 इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने पाड़े में आता है, 46 आता है कि अपने पाड़े में सिर्फ, अरे 2 से भी कट जाएगा ये, तो 4 से भी कट जाए, 3 से, कई नंबर से कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, पहला सही है दूसरा गलत। ठीक है, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज डिवाइड बाय 94, 5 इज प्राइम नंबर है, तुमको पता है प्राइम नंबर सिर्फ अपने पाड़े में आता है, 5 प्राइम नंबर है, 7 डिवाइड बाय 94 ऐसा बोल रहा है ना, अरे तो इसको करके देख लेना ना, 7 94 डिवाइड होता है क्या 7 से, ऐसा करके देख लेना, 94 डिवाइड होता क्या, सॉरी आप ऐसा काट के ही देख लो ना, 94 7 से डिवाइड होता क्या, 7 एकम 7, 7 एकम 7 2 24, 7 या 21, हाँ अब ये पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो पूरा पूरा गया कि ये नहीं जाता, मतलब वो रॉन्ग है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका, यहाँ पे रॉन्ग है। इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3, ये तो मैंने करवा दिया तुमको, 3 × 5, इफ 3 × 5 = 8 देन 3 + 5 = 15, अरे दोनों रॉन्ग है ना यार, 3 × 5 8 होता नहीं, 3 + 5 होता नहीं, दोनों लिख देना। मिल्क इज वाइट इफ, ये तो अब भी बताया वैसे थे। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर, 24 इज अ कंपोजिट, कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो जितने भी 2 के बाद सब प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, उसके बाद 7 प्राइम नंबर होता है, उसके बाद 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 11 होता है प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर को छोड़ के ये जो बीच में नंबर बच रहे ना, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात, प्राइम नंबर को छोड़ के जो बीच में नंबर बच रहे हो कंपोजिट है, इसका मतलब कोई नंबर नेचुरल नंबर आगे बढ़ रहे हैं हम, 2 के बाद जो भी गिनती है, या तो वो प्राइम नंबर होगा या तो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अगर वो प्राइम नहीं है तो क्या होगा, वो कंपोजिट होगा। समझ में आ गई मेरी बात। 24 प्राइम है क्या, बताओ मेरे को जल्दी से, 24 प्राइम नहीं है, 24 तो बहुत सारे टेबल में आता है, तो 24 प्राइम नहीं है तो फिर क्या हो जाता है, वो कंपोजिट। समझ गए बात, तो ये कंपोजिट है, सही बात है। और 17 प्राइम नंबर है ना, 17 सिर्फ अपनी पाड़े में आता है, ये भी सही बात है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। समझ गया, ठीक है, बाकी का लिख सकते तुम लोग। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी उसके क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं
तो उसका भी मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ छोड़ते नहीं है अपन। क्वेश्चन नंबर 3 उसका, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखना, √5 इज एन इरेशनल नंबर बट 3√5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मैंने तुमको बताया रूट वाली वेरी इरेशनल नंबर होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नेचुरल नंबर को p/q में लिख सकते हैं, रूट को नहीं लिख सकते, रूट इरेशनल होता है। √5 इज एन इरेशनल नंबर, सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट देखो, 3√5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, यहाँ पे आई नहीं है तो तुम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हुआ, तुमको बेसिक की वीडियो में बताया था, इसको हम 0 आई नहीं लिख सकते, करे 3√5 को प्लस 0 आइटा लिख सकते ना, बन गया रेशनल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है कि नहीं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों ट्रू है, ठीक है। तो एक को ले लो p, √5 इज एन इरेशनल नंबर, दूसरे को ले लो 3√5 इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों हो गया। सिंबॉलिक फॉर्म बताओ, p एंड q, ठीक है। एंड बर्ड है ना, बर्ड भी एंड ही होता है, बताया तुमको बार बार, ठीक है। एंड लगाया p एंड q, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p एंड q आर t एंड t रिस्पेक्टिवली। p और q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, p की वैल्यू t है और q की वैल्यू भी क्या है, t है, ठीक है। तो p एंड q अब कैसे लिखेंगे हम, p एंड q को, p का वैल्यू t है और q का वैल्यू भी t है। बता एंड टेबल क्या होता है, t और t रहा तो ही t होता है, ठीक है, अदरवाइज फॉल। तो t और t मिला ना अपने को, t एंड t, तो t होगा, समझ गया। अभी उसके आगे देखो, हाँ, ये सिंबल आया यहाँ पे, ये सिंबल का मतलब बता रहा हूँ मैं, ये तुमको लिख के दिया मैंने, फॉर ऑल वैल्यू होता है इसका मतलब, देख लो ये दोनों वैल्यू का मतलब, इसलिए मैंने कराया हूँ, ये देखो यहाँ लिख के दिया था मैंने, इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब होता है ऑल वैल्यू, और इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन वैल्यू, इसका मतलब होता है ऑल वैल्यू, इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन वैल्यू, ठीक है। ऑल वैल्यू एटलीस्ट वन वैल्यू, इसका उल्टा ए जो है ना, ऑल वैल्यू, इसका एटलीस्ट वन वैल्यू, अच्छे से याद रखो। तो ई का मतलब एटलीस्ट वन वैल्यू और उसका मतलब ऑल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 उसका, ये कैसा है अभी बता रहा मैं तुमको। देखो ये क्या लिखा है, ऑल वैल्यू, स्मॉल एन मतलब होता है नंबर्स, ओनली नंबर्स। अब नंबर कौन से है, नंबर इज अ एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ये जो नंबर है वो एलिमेंट किसका है, नेचुरल नंबर का, मतलब जहाँ जहाँ एन लिखा है यहाँ पे कौन से नंबर रखना है, नेचुरल नंबर रखना है। समझ में आ गया क्या क्या लिखा हुआ है, ये जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ नेचुरल नंबर रखना है। और फॉर ऑल वैल्यू के लिए बोला है, फॉर ऑल वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ अभी बताता हूँ। देखो एन स्क्वायर प्लस एन इज एन इवन नंबर, एन स्क्वायर प्लस एन इज एन इवन नंबर। अब बता, एन स्क्वायर प्लस एन, यानी एन की जगह कोई भी नंबर रखो, चलो रखो, बट से नेचुरल नंबर होना चाहिए। दो रखा, दो का स्क्वायर दो, 4 होता है, और प्लस दो कितना होता है, 6 होता है, तो ये 6 हो गया, इज एन इवन नंबर, आया इवन नंबर। लेकिन 3 रखो, बोला 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 है, तो 9 और 3 कितना हो गया, 9 और 3 12 हो गया, ठीक है, ये भी ट्रू आ रहा। चलो 5 का रख के दे, बोला 5 स्क्वायर 5, 10, 5 स्क्वायर 25 होता है, 25 और यहाँ पे क्या है 5, 30 हो गया, ये भी आ रहा है बराबर यार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब रख के देखो, सभी वैल्यू के लिए बोला ना, 4 का देखो, 4 स्क्वायर 4 16 होता है, और यहाँ 4 करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, सही है, इवन नंबर आ रहा है। एक आधी और रख के देख लो, 7 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर तो वो होगा 49, और फिर प्लस 7 करो, 49 प्लस 7 हो जाएगा 56, वो भी इवन नंबर है, तो ये ट्रू है, पहला ट्रू है। दूसरा वाला देखो, बोला दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला एन स्क्वायर माइनस एन, तो एन स्क्वायर क्या होता है, एन की जगह नंबर रखना है इवन नंबर। अच्छा 2 का स्क्वायर रखो, 2 का स्क्वायर 2 माइनस यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 2 कितना होगा, 0 हो गया। चलो 3 का रखो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया 6, तो लेकिन ये क्या बोल रहा है, इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने को ना, 6 ऑड नंबर है क्या रे, 6 तो इवन नंबर है ना, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे ये पहला ट्रू है, मैंने फॉल्स लिख दिया गलती से, ट्रू है, ठीक है। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो यहाँ पे भी पहला ट्रू है, ये ट्रू लिखने के, इसको पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। अरे एन का टेबल में कब, एन के टेबल में बताओ क्या होता है, टी और टी रहा तो ये ट्रू होता है ना, तो अदरवाइज फॉल्स, तो ये टी और एफ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, समझ गया, ठीक है। तीसरा वाला देखो, ई का मतलब क्या बताया मैंने, एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू, ए यहाँ पे हर वैल्यू के लिए चेक करना था, ये इसका मतलब यही चेक, ये हर वैल्यू के लिए हो रहा था ना, ये हर वैल्यू के लिए इवन आ रहा, और ये हर वैल्यू के लिए इवन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये तो ऑड आ रहा है कि हर वैल्यू के लिए नहीं आ रहा, ठीक है। हर वैल्यू के लिए आने को, ये सेटिस्फाई होने को ना, कंडीशन हुई क्या, ये हुई, बट ये वाली नहीं हुई। अब ये क्या होता है, इसका मतलब एटलीस्ट वन वैल्यू, एटलीस्ट वन वैल्यू, हर वैल्यू हो जाए सेटिस्फाई जरूरी नहीं है, कम से कम एक,
कम से कम एक। देखो ये इसका मतलब बता दिया, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है। तो चलो यहाँ पे रखो एन प्लस 5 इज ग्रेटर देन 10, एक ही स्टेटमेंट दी है, हाँ, एन प्लस 5 इज ग्रेटर देन 10। तो एन की जगह कोई भी नंबर रखो तो वो ग्रेटर देन 10 आने को होना। अच्छा मैंने एक रखा तो एक और 5 कितना हुआ है, 6, तो 6 ग्रेटर देन 10 है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने रखा यहाँ पे 6 रख दिया, 6 प्लस 5 कितना होता है, 11, तो अब आएगा सही, 11 का बड़ा है क्या 10 से, छोटा है ना। तो ये जो है कम से कम एक वैल्यू के लिए तो सही आएगा ना यार। मैं यहाँ पे एक रखूंगा तब भी सही आएगा, 2 रखूंगा 7 भी छोटा होता, 3 रखूंगा 8 भी छोटा होता। तो हमने को क्या बोला, कम से कम एक वैल्यू, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू के लिए तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, क्या हो रही है। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी, पट से लिख दो, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट है ही नहीं, क्यू भी लिखना नहीं है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना नहीं है, बस ये एक ही इसका बताना है ट्रूथ वैल्यू। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, बस ट्रूथ वैल्यू बताना है, पट से बता दिया, बात खत्म। अब इसके बाद के 3 होमवर्क है तुम्हारे को, ठीक है, इसके बाद के 3 होमवर्क है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज बता देता हूँ तुम्हारे को, बहुत ईजी है वो। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1.3, ये देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये पहला कर दिया हूँ मैंने, ठीक है, पहला कर दिया हूँ मैंने, दूसरा भी कर दिया हूँ, तीसरा भी कर दिया हूँ, चौथा द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर है, चिल्लर एंड एयर कर लेना ना। द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड और द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड, ऐसा होता है क्या रे। द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर करो, 2 का करो, 2 का स्क्वायर 4 होता, इज ऑड आएगा ऑड, अबे गलत है। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, क्यूब क्यूब किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करो, ऑड नंबर का, 3 ऑड है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, तो इज एन ऑड, आता है कि ऑड, वो ऑड ही आ रहा है, 3 का क्यूब 27, ठीक है। और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब पता है तुम्हारे को, 4 का क्यूब पता है 64 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, 125 भी ऑड है, मतलब ये दूसरा वाला सही है, समझ गया, ठीक है। अब ये वाला देखो, ए ट्रायंगल एबीसी इज ऑल साइड आर इक्वल देन इट्स ऑल, अरे ये तो आ जाएगा यार तुम्हारे को। और ये देखो फॉर ऑल वैल्यू, इसका मतलब अभी बताया फॉर ऑल वैल्यू, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू, इसका मतलब अभी बताया फॉर ऑल वैल्यू। तो ये क्या बोल रहा है, एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब समझ गया, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। अब रखो यहाँ पे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं इतना भी तो पता होगा ना, गिनती 1 2 3 4, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। यार नेचुरल नंबर रखो ग्रेटर देन 8 आने को होना, अरे 1 रखूंगा तो ग्रेटर देन 8 आएगा ना, 1 + 6 7 होता है, अबे लेकिन 5 6 रख दूंगा, जैसे 3 रख दिया, 3 6 कितना होता, 3 6 तो 9 हो जाता ना, तो आया कि ये। लेकिन इसने क्या बोला था, हर वैल्यू के लिए आना चाहिए, हर वैल्यू के लिए, हर वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, ठीक है। चौथा और पांचवा अगले वीडियो में।